प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार में जो ताज़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का निकला है उसके बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा, अपने विचार साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, अभी 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर, जिनको आप जानते होंगे अच्छी तरह से, यानी 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय के लिए काम किया था या बीजेपी के लिए काम किया था। उसके बाद में वो जो उम्मीद लगा रहे थे वो उनको वहाँ से नहीं मिला था। फिर वो इसमें जेडीयू में चले गए नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार ने उनको, नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से, 20 साल से, और जेडीयू के अध्यक्ष भी वो खुद ही थे। तो इन्होंने प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन किसी तरह रिश्ते खराब हुए। फिर वो कई पार्टियों में गए, आम आदमी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, कई जगह गए हैं वो। और अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना रखी है जन सुराज, और इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। बिहार में अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं जन सुराज पार्टी से, यानी प्रशांत किशोर, ये उनकी अपनी पार्टी है और वो बिहार में चुनाव लड़ रही है अभी। और वो तो कोशिश तो अपनी तरफ से ये भी कह रहे हैं, दावा ये भी कर रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। खैर, वो चुनाव के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। अब उन्होंने 2-3 दिन पहले खुलासा किया था, अशोक चौधरी जेडीयू के बहुत करीबी हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। उनके ऊपर 200 करोड़ के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया। सबूत तक उन्होंने सामने पेश किए, बोलो ये मेरे पास सारे सबूत हैं। हालांकि ये तो एक रिवाज है कि दोस्त कोई भी लगाए, कितना भी सरेआम सामने देख लेगा, तब भी सामने वाला ये कहेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, गलत आंकड़े पेश कर रहा है, या मेरी बात को गलत तरीके से मतलब तोड़ मरोड़ के ला रहा है। ऐसे ये एक बहाना है राजनीति में, ये एक डायलॉग है, ये परमानेंट डायलॉग है, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, कोई रुकावट नहीं है, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो मुद्दा और गर्म हो गया है। अब इसकी आंच जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, यानी ये पहले आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर जो नीतीश के करीबी हैं, और अभी लगाया दूसरा सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के हैं और बिहार में ये उप मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है। उधर से इन लोगों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं, और हो सकता है अभी बिहार चुनाव से पहले कुछ और भी उथल पुथल हो जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की हमेशा कोशिश होती है कि इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाने की कोशिश करे या इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो ये उस आवाज़ को बंद करने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ते नहीं हैं। ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज देंगे, और वो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। ऐसा सिलसिला चल रहा है देश में 11 साल से, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मामला फिलहाल अब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मुझे लगता है बहुत गंभीर होने वाला है। न्यायालयों तक भी इसकी आपको गूंज सुनाई देगी। पीआईएल डलने जा रहे हैं, कुछ शायद एक आध डल भी गया है कल। तो ये अब गंभीर मुद्दा होता जा रहा है बिहार चुनाव के लिए। कौन साफ छवि लेकर के बाहर निकलेगा, कौन सच में दाग के साथ बाहर निकलेगा, ये अभी एकदम से कह पाना मुश्किल है। हालांकि राजनीति में भ्रष्टों का कभी कुछ बिगड़ता देखा नहीं गया, कोई खास इनका कोई नुकसान होता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। बाकी कोई एक साधारण इंसान जरा सी कोई गलती से भी कोई अगर गड़बड़ी कर दिया, 10-5 रुपये की भी हेरा फेरी उससे कहीं होगी चाले जाने में, तो वो जेल चला जाता है। लेकिन यहाँ केवल लाखों और करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में घोटाले होते हैं, फिर भी उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। देखो कितनी ताकत है पैसे में, कितनी ताकत है रसूख में, कितनी ताकत है, जो न्यायालयों तक को भी मैनेज कर लेते हैं ये लोग। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा जब हमारे न्यायालय भी अगर आज़ाद तरीके से अपना फैसला नहीं दे पाएंगे। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है कई बार, कई फैसलों में ऐसा देखा गया है जिसमें सरकार का यानी किसी न किसी तरीके से फेवर किया जा रहा है, ऐसा कई बार नजर आया है। ये मैं कोई मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर या किसी, मैं न्यायालय का बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन जो फैसले दिखते हैं सामने, जैसे कि आपको ध्यान होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, ये पिछली जो सरकार थी, अभी पिछले साल जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उससे पहले जो सरकार थी उसमें 2.5 साल सरकार चली थी, यानी इनकी महागठबंधन की, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी थे। उसको 2.5 साल के बाद बीजेपी ने तोड़ा गया, शिंदे ग्रुप को अलग किया गया और अलग सरकार बनाई। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि ये राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था और ये सरकार असंवैधानिक चल रही है। उसके ये खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है, लेकिन उस सरकार को कभी डिसमिस नहीं किया गया। 2.5 साल उसके पूरे करे गए। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाए
बताइए, मैं सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ गलत, बट इसका मतलब क्या लगा है? सरकार असंवैधानिक थी तो उसको डिसमिस क्यों नहीं किया गया, उसको चलने क्यों दिया गया? ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये निराश करने वाला फैसला था। दूसरा एक फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड का दिया था, उनके लिए बताया गया कि ये गलत तरीका था, असंवैधानिक है ये, मतलब उसको बिल्कुल खारिज कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन तब तक कितने पैसे राजनीतिक दलों के पास और खास करके बीजेपी के पास बहुत बड़ी तादाद में पैसा आ गया, तो फैसला दे दिया ये गलत था, असंवैधानिक था, मगर वो पैसा वापस नहीं हुआ, रिकवरी नहीं हुआ। तो ऐसा है कई फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। और एक फैसला था 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, यानी वीवीपैट की गिनती की 100% गिनती की अपील लगाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, PIL लगाई गई थी। कई हियरिंग टालते गए, ऐसे ही निकलते गए। उस वक्त संजीव खन्ना साहब थे, वो इसकी हियरिंग कर रहे थे, जो बाद में CJI भी बने थे। आखिरी में उन्होंने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये फैसला सरकार के हक में गया है, जनता के खिलाफ गया है। तो ऐसे कई फैसले हैं। मैं बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या किसी भी न्यायालय का बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सामने दिखता है उसका क्या करें, वो तो कहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अब इसमें आगे क्या होगा, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा किस तरफ जाएगा, किसके ऊपर गाज गिरेगी, कौन इससे तर के बाहर निकलेगा, ये अभी समय रहते देखना होगा हमें। लेकिन उम्मीद है अगले 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ गंभीर जो बातें निकल करके सामने आएंगी, ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।